आज के इस वीडियो में कवर करेंगे वायुमंडल की परतें, जो कि महत्वपूर्ण होगा आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐप पे जाके उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। वायुमंडल मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर जो हिस्सा है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर पूरा एक सौरमंडल बना है तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद से मंगल है। तो यहाँ पृथ्वी के चारों तरफ जो भी हिस्सा है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। कभी कभी आपसे वायुमंडल का भार पूछा गया है तो ये है 5.6 10⁻25 टन। लेकिन आपको बता दें कि ये जितना ऊपर जाता है उतना हल्का होते जाता है। मतलब कि हम आधी दूरी पे जाते हैं लगभग 5500 किलोमीटर पे, तो ये अपने भाग का आधा हो जाता है। यहाँ से आपको कुछ नहीं जानना है। यहाँ अगले पेज पे आप देखेंगे कि आपको कई क्वेश्चन मिल जाते हैं वायुमंडल के संगठन से। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन और इसका परसेंटेज है 78% लगभग। और दूसरा है ऑक्सीजन 20.99, जिसको कि हम 21% भी कह लेते हैं। इसके साथ है आर्गन 0.93%। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके परीक्षा में कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो यह है नाइट्रोजन। कितना? तो लगभग 78%। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, या फिर ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, तो इसका परसेंटेज है लगभग 21%। इसके साथ जो 1% बच रहा है, मतलब कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद उसमें ये सभी गैसें पाई जाती हैं। और इसमें से कई बार आपके परीक्षा में कार्बन डाइऑक्साइड को पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है 0.03%। हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान और ओजोन ये केवल नाम मात्र के होते हैं। इनसे प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको बस 3 ही प्रश्न देखना है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन कितना परसेंटेज, तो 78%। ऑक्सीजन लगभग 21%। आर्गन 93% 0.93%। और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सभी गैसों के बारे में जो प्रमुख गैसें हैं वायुमंडल के। तो जैसा कि आपने देखा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, ये लगभग 78% है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह एक जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। यह एक भारी गैस है और ये पूरे वायुमंडल में इसकी अधिकता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। आप देखेंगे कि हम जो यूरिया यूज करते हैं अपने पौधों के लिए, खेतों के पौधों के लिए, उसमें नाइट्रोजन 46% होता है। अगर आपने यूरिया के पैकेट पे देखा हो तो आपको एक चीज़ सोचना चाहिए कि जब वायुमंडल में इतना नाइट्रोजन उपलब्ध है फिर भी हमें यूरिया क्यों यूज करना पड़ रहा है, जिसमें कि लगभग आधा नाइट्रोजन है। तो इसका कारण ये है कि जो ये वायुमंडल में है ये नाइट्रोजन है, लेकिन पौधों को चाहिए नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के रूप में ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम यूरिया यूज करते हैं जहाँ पे हमें नाइट्रेट मिलता है। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि जब भी किसी खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो हमें जो दाल वाले फसल हैं उन्हें बोना चाहिए। तो जो दाल वाले फसल होते हैं उनके जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी अपने खेत में बुआई करनी है उनको फसल को चेंज करके हमेशा बोना चाहिए। इसके साथ जो नाइट्रोजन है, इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये एसिड रेन के लिए भी उत्तरदायी होता है। जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए भी नाइट्रोजन उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा गैस है ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज है लगभग 21%। इसको हम प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं, मतलब कि हम अपने सांस में ऑक्सीजन को ही लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज बहुत ही कम है, मतलब कि 0.03%। और आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन है ये भी एक भारी गैस है और वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। निचले भाग कहने का ये मतलब है कि जितना हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, या फिर जितना नीचे जाते हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो ये जो वायुमंडल मतलब कि धरती का सतह है उसी के आसपास ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार बना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, तो ये है 21%।
इसके बाद देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03%। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे पौधे लेते हैं और यही कारण है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके हमें ऑक्सीजन देते हैं और इसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पौधों का खाना बनाना। आगे बढ़ें तो ये है ओजोन। तो ओजोन गैस के बारे में कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ओजोन क्या है। तो ओजोन देखिए एक तरह की लेयर है, एक तरह का सतह है और इसकी जो मोटाई होती है इसको हम डाप्सन में मापते हैं। जितना हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सारे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। इसकी मोटाई को हम मापते हैं डाप्सन में और इसका जो सर्वाधिक मात्रा है ये 20 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। और ओजोन का काम ये होता है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे है, मतलब कि पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोकना। जो भी सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये रोकता है, जो ओजोन परत है। और इसकी जो अधिकतम मतलब कि पाने का स्थान है ये 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर में पाया जाता है। ओजोन को नुकसान भी पहुंचता है, हमारे जो प्रदूषण हो रहा है धरती पे उससे, और उसको नुकसान पहुंचाने में सबसे ज़्यादा काम है CFC गैस का। CFC का फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछा गया है। ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसका फुल फॉर्म और इसके साथ साथ और भी गैसें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी CFC ही गैस है। जो भी हमारे घर में हम AC या फ्रिज यूज करते हैं उसमें CFC यूज होता है और यही गैस वायुमंडल के ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इस पे से देखिए कई क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो पूछा जाएगा कि ओजोन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में। ये काम क्या करता है, तो ये पराबैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोकता है। अगर ये पराबैंगनी किरणें धरती पे आ जाएंगी तो क्या होगा, तो कई तरह के चर्म रोग हो सकते हैं। वायुमंडल परत को, इसकी मोटाई को हम किस में मापते हैं, तो इसको नापते हैं डाप्सन में। और इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, तो CFC गैस। इस पेज से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि इसको नुकसान पहुंचाने में CFC के साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी और इसके साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मतलब उत्तरदायी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा CFC और कार्बन डाइऑक्साइड ही है। वैसे अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जरूर ऑप्शन में रहता है। इसके साथ आपको बता दें कि वायुमंडल का नियम यही है कि जो भी हल्की गैसें होंगी वो ऊपर जाएंगी। तो इस तरह जो भी हल्की गैसें होती हैं जाती हैं और उसको ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती हैं। इसके साथ वायुमंडल में जलवाष्प भी हैं, मतलब कि वाटर वेपर भी है, मतलब कि जो वर्षा की बूंदें हैं ये जलवाष्प के रूप में होती हैं और ये लगभग 4% होता है। जो भी वायुमंडल का आयतन है उसका 4% होता है। और आपको बता दें कि जो जलवाष्प है इसकी अधिकतम मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास होती है और अगर कम से कम मात्रा पूछी जाए तो ये ध्रुवों के पास होगा। अगर भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ले लें तो जो भी जलवाष्प 4% पाया जाता है इसका 90% भाग 5 ही किलोमीटर में आपको मिल जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे हम धरती बना दें तो यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको 90% जलवाष्प मिल जाता है। और ये 4% किसका होता है, तो पूरे वायुमंडल का। तो ये जो जलवाष्प है ये संघनन और वर्षण का कारण है। मतलब कि जो वायुमंडल में पानी जाता है नीचे से संघनन होकर के और बाद में यही बारिश होता है, तो ये लगभग 5 किलोमीटर के अंदर में ही सब हो जाता है। आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बता दें कि इस पेज से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पूछा जाता है कि वायुमंडल का कितना परसेंटेज जलवाष्प है, तो 4%। ये लगभग कितनी दूरी में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लगभग 5 किलोमीटर में। और जलवाष्प के बारे में अभी आपने देखा कि संघनन मतलब कि पानी सोखता है और वर्षा कराता है। इसके साथ धूल कण भी पाए जाते हैं जिसको कि हम डस्ट माइट्स कहते हैं और इसे हम एरोसोल भी कहते हैं। और यहाँ पे इतना प्रदूषण है धरती पर कि धूल कण वहाँ पे पाए जाते हैं और इसी धूल कण के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और देखिए जो अगर हम ये धूल कण नहीं होंगे तो आपके आसमान का रंग काला हो जाएगा। जैसे कि आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें आसमान काला क्यों दिखता है,
तो उन्हें आसमान काला इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। जब वहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे धूल कण भी नहीं है, और जब धूल कण नहीं है तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो रहा है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखेगी, वहाँ पे आसमान या फिर कुछ भी चीज़ आपको काला दिखेगा। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर मान लीजिए कि धरती पे वायुमंडल ना हो तो आपको आसमान कैसा दिखेगा, तो हमको आसमान दिखेगा काला। तो वायुमंडल में धूल कण होते हैं और इन्हीं धूल कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो कई बार इस तरह घुमा फिरा के कई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय जो कलर दिखता है हमको सूर्य का, ये किसके कारण दिखता है, तो ये सारा धूल कण के कारण ही है। अगर धूल कण नहीं रहेंगे तो प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, मतलब कि यहाँ पे धूल कण है तो प्रकाश इस पे पड़ता है टकरा के इस पे ऐसे, तो ये जो प्रकाश का इधर उधर फैलना है इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग हमें नीला दिखता है। और जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पे धूल कण नहीं होंगे, और जब धूल कण नहीं होंगे तो हमें आसमान काला दिखेगा, जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण शुरू होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपके। जैसे पूछा जाता है वायुमंडल के संरचना के बारे में कि वायुमंडल कितने भागों में पाया जाता है, तो वायुमंडल मुख्यतः 5 भागों में पाया जाता है। और आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन से प्रश्न उनसे आपके परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं। जरूरी ये है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अंतिम तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको वायुमंडल की संरचना से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। सबसे पहले शुरू करते हैं क्षोभ मंडल से। तो क्षोभ मंडल के बारे में आपको बता दें कि यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पृथ्वी को बना दें तो ये कई लेयर में बटा हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे निचली परत है, ये वाली सबसे निचली परत जो कि धरती से अटैच है, ये इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। और कई बार जो मतलब कि हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रोपोस्फियर लिखा होता है और हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल को कई नामों से जानते हैं। ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, विक्षोभ प्रदेश भी कहते हैं, और कई बार आपको ट्रोपोस्फियर दे दिया होता है डायरेक्ट। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि क्षोभ मंडल धरती के सबसे निकट में है, और जो भी वायुमंडल है उसका लगभग 15% भाग अकेले क्षोभ मंडल है, क्योंकि हम क्षोभ मंडल से डायरेक्ट अटैच में हैं। इसके साथ आपको बता दें कि ये जो क्षोभ मंडल है, ये इसकी जो ऊंचाई होती है गर्मी के दिनों में, जब गर्मी का मौसम होता है धरती पे तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। मतलब कि जो थोड़ी कम रहेगा ये बाद में ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ठंडी के दिनों में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। आपको बता दें कि इस मंडल की प्रमुख विशेषता ये है कि अगर आप इस मंडल में, मतलब कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाते हैं, कितना 165 मीटर, तो आपके जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड था और आप 165 मीटर ऊपर गए तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना मिलेगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मिलेगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट होती है हमेशा 165 मीटर ऊपर जाने पे। जितना आप ऊपर जाएंगे ये आपके टेम्परेचर में हमेशा गिरावट होता रहेगा। और इस भाग में, मतलब कि जो धरती से अटैच हुआ क्षोभ मंडल है, ये भाग बहुत तेज़ी से गर्म भी होता है। और इसके गर्म और ठंडा होने का कारण क्या है, तो जो भी सूर्य के प्रकाश आता है उसका विकिरण, संचालन और संवहन होता है, तो इसी कारण ये जो भाग है ये गर्म होता है। अब देखिए इस पेज से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जाता है कि गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठंडे के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। इसके अलावा इस मंडल में अगर आप 165 मीटर वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अगर क्षोभ मंडल में हम 165 कितना मीटर ऊंचा जाएं कि हमें तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट मिले, तो इसके लिए सही उत्तर होगा 165 मीटर। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि जो क्षोभ मंडल है इसमें इसके गर्म और ठंडे होने का क्या कारण है, तो ये प्रकाश के विकिरण, संचालन और संवहन के द्वारा ही संभव है। इसके साथ आपको बता दें अब सबसे यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्षोभ मंडल से, अगर धरातल पर इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे तो 10 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको यह 8 किलोमीटर भी मिलता है।
यानी कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो ऑप्शन 8 से 10 किलोमीटर दिया होगा। तो इसकी जो ऊंचाई है, मतलब कि धरती के सतह से इसकी जो ऊंचाई है ये 8 से 10 किलोमीटर पे होती है। लेकिन अगर यही ऊंचाई आप भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो 18 किलोमीटर और ध्रुवों पे थोड़ी कम हो जाती है। ध्रुवों पे 7 से लेकर 8 किलोमीटर तक ही रह पाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या पूछा गया है ये जानिए। सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 8 से 10 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे कम हो जाती है। जो ये मंडल होता है इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी मौसम वाली घटनाएं हैं इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल में अगर ऊंचाई के साथ आप देखेंगे तो जो हवा है इसके वेग में भी वृद्धि होती है। तो अब देख लेते हैं इस पेज से बनने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मौसम की संबंधित घटनाएं होती हैं, बादल का चमकना, बारिश होना, ये सब किस मंडल में होता है, तो ये सब होता है क्षोभ मंडल में ही, जिसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में एक और विशेषता है कि जब भी हम इसके ऊपर जाएंगे जो हवा है इसके वेग में वृद्धि मिलती है। इसके अलावा अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपको बता दें क्षोभ सीमा के बारे में। ये कोई एक मंडल नहीं है, ये बस इसके बाद आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल इन दोनों को बांटने के लिए जो बॉर्डर है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे धरती है तो यहाँ पे एक बॉर्डर जो है इसी को हम कहते हैं क्षोभ सीमा। तो इसका मतलब कि इसकी पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी मोटाई है। मतलब कि ये जो बॉर्डर है इसकी मोटाई है 1.5 किलोमीटर, और ये कई बार आपसे पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला मंडल है समताप मंडल, जो कि क्षोभ मंडल के बाद आता है। और क्षोभ मंडल की जो सीमा है जिसको हम क्षोभ सीमा कह रहे थे, इसके ऊपर ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। अभी आपने देखा कि क्षोभ मंडल 8 से 10 किलोमीटर होता है, तो इसके ऊपर 50 किलोमीटर और ये माना जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जो राइटर हैं, विद्वान हैं, वो लोग ओजोन मंडल को इसमें जोड़ देते हैं और कई लोग ओजोन मंडल को अलग से काउंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है हमेशा कैंडिडेटों को कि पूछा गया है कि ओजोन लेयर किस मंडल में है, ओजोन लेयर किस मंडल में है। और अगर आपने पढ़ा है कि ओजोन मंडल में है और ऑप्शन में ओजोन मंडल है ही नहीं, वहाँ पे समताप मंडल है, तो आप समताप मंडल को ही ट्रिक करेंगे, क्योंकि ओजोन मंडल का अधिकतम भाग समताप मंडल में ही समाहित है। जो भी टेम्परेचर वाले, ताप वाले काम होते हैं सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में कोई भी टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा बता दें आपको कि इसकी जो मोटाई होती है वो ध्रुवों पे सबसे अधिक होती है। जो भी पोल्स हैं हमारे नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पे इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है, और जो विषुवत रेखा है वहाँ पे इसकी मोटाई सबसे कम होती है। शीत ऋतु में, मतलब कि जो सर्दी का मौसम होता है, तो ये 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये जो समताप मंडल है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और इसमें मतलब कि ये हमेशा चेंज नहीं होता रहता है। जैसा कि अभी आपने क्षोभ मंडल में देखा कि मौसम वाली सारी घटनाएं होती हैं, मौसम गर्म होता है, ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यह मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसमें कोई भी मौसम वाली घटनाएं नहीं होती है। और इसीलिए ये मौसमी घटनाओं से मुक्त है। इसीलिए जो प्लेन चलाए जाते हैं ये इसी में चलाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये 1992 में खोजा गया था। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि समताप मंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ये होती है ध्रुवों में। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि जो वायुयान है, वायुयान के चलने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा होता है, तो ये होता है समताप मंडल। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इसे अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, या फिर आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सही लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं आगे। अगला मंडल है ओजोन मंडल। तो देखिए, जो लोग ओजोन मंडल को अलग से काउंट करते हैं वो कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ये 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में है। 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में है, मतलब कि समताप मंडल में ही ओजोन मंडल फिक्स है, उसी के भीतर है। तो ओजोन मंडल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें ओजोन गैस होती है जिसको कि हम O3 कहते हैं। और O3 का काम यह है कि जो भी अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको सोख लेना।
जो ओजोन की ये मोटाई होती है कि मतलब कितनी ओजोन की परत मोटी है, इसको हम डाप्सन में मापते हैं। डीबी से कंफ्यूज मत करिएगा, डीबी में ध्वनि की जो प्रदूषण की मात्रा है उसको नापते हैं और डाप्सन अलग है। और आपको बता दें कि इसके में अगर आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो इसमें तापमान मतलब कि प्रति किलोमीटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि होती है और इसमें वायुमंडल में ध्वनि और निर्वाता उत्पन्न होता है। तो आपको इस पेज से बस यही याद रखना है कि ओजोन मंडल में ये लगभग इसकी मोटाई होती है 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में, और इसमें ओजोन लेयर पाई जाती हैं और उसका काम होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखना, और जो ओजोन परत होती है इसकी मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला मंडल है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की जो मोटाई होती है 50 से 80 किलोमीटर होती है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम धरती बना दें तो यहाँ पे हो गया क्षोभ मंडल, कितना तक, 10 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक हो गया समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन मंडल है 35 किलोमीटर तक, और इसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक है मध्य मंडल। ऐसा है, आपको समझ में आ गया होगा अब। तो इसकी ऊंचाई होती है 50 से लेके 80 किलोमीटर के बीच में, और चूंकि यह बीच में बढ़ता है इसीलिए इसका नाम मध्य मंडल रखा गया है। इसके ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर है उसमें कमी होने लगती है, और 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई की बात की जा रही है यहाँ पे इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहते हैं। मतलब कि जो मध्य मंडल है इसमें जो न्यूनतम सीमा हो जाती है कितना, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक तो पूछा जाता है इसकी मोटाई कहाँ से कहाँ तक है, तो 50 से 80 किलोमीटर तक, और इसको हम मेसोफेयर कहते हैं इंग्लिश में, मध्य मंडल। और 80 किलोमीटर जो कि इसकी अधिकतम सीमा है वहाँ पे टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कई बार आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आयन मंडल। आयन मंडल है ये धरातल से लेकर के जो 80 किलोमीटर अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, इस 80 किलोमीटर के ऊपर, 80 किलोमीटर के ऊपर लेकर के और 640 किलोमीटर तक, बहुत ऊपर तक इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आयन मंडल पाया जाता है। और देखिए आयन मंडल में क्या होता है कि यहाँ पे जो आकाश का नीला वर्ण, सुमेरु ज्योति और कुमेरु ज्योति होती है, इसकी चमक और ब्रह्मांड की किरणों की उपस्थिति के कारण होता है। आयन मंडल में आपसे कई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आयन मंडल से बस एक बार आपसे ऊंचाई पूछ लिया जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि मध्य मंडल के बाद ऊपर कौन सा मंडल होता है। तो मध्य मंडल के बाद क्या आता है, आयन मंडल। ये आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये आयन मंडल नाम है, यानी कि इसमें आयनीकृत परत होंगी, और इसमें अभी आपने देखा, आपको सीधे याद रखना है, इसकी मोटाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में। इसके अलावा जो अगला और अंतिम मंडल है उसे हम कहते हैं ब्राहा मंडल, मतलब कि एक्सोफियर। और जो भी हमने 80 से लेके इसके ऊपर देखा था, मतलब कि 640 के ऊपर, इसके ऊपर जो भी मंडल है अनंत तक, इसको हम कहते हैं ब्राहा मंडल। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये सारी गैसें थोड़ी कम होती है। और आपको बता दें कि यहाँ से इस पेज से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी ये शुरुआत कहाँ से होता है, तो 640 किलोमीटर के ऊपर से, मतलब कि यहाँ से लेकर अनंत तक इसकी मोटाई है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक चीज़ हम बता दें कि देखिए होता क्या है कि जो हम वायुमंडल की बात करेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता है। पृथ्वी के वायुमंडल की, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, वायुमंडल की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए, मतलब कि धरती से बाहर पूरे ब्रह्मांड में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की ही अधिकता है। इनफैक्ट आप देखेंगे सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही पाई जाती हैं। तो ये था ब्रह्मांडल जो कि सबसे अंतिम है। तो पहला था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कितना था, लगभग 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या था, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। उसके बाद क्या था, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। उसके बाद क्या था, उसके बाद था आयन मंडल। आयन मंडल कितना, 640 किलोमीटर तक। और ब्रह्मांडल कितना, 640 किलोमीटर से ऊपर।
आप इस वीडियो को केवल 2 बार या फिर 3 बार देख लेते हैं लगातार, तो आपको सारे जो क्वेश्चन हैं या फिर जो भी फैक्ट है सब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वायुमंडल की कुछ रासायनिक संरचना के बारे में। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में विशेष जानकारी मिली हमको 1992 में, और इसमें एक सममंडल भी माना जाता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सममंडल जिसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसमें कई गैसें शामिल होती हैं। इसके अलावा एक विषम मंडल भी है, और विषम मंडल में क्या होता है कि 90 किलोमीटर से लेकर के जो भी 3500 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, विषम मंडल। मतलब कि अगर सम और विषम 2 भागों में बांटें तो 90 किलोमीटर तक सम मंडल और 3500 किलोमीटर तक 90 किलोमीटर से ऊपर विषम मंडल होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप इसे लाइक करने के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।